अर्थ क्रस्ट में मेटल कैसे मिलता है, किस किस फॉर्म में मिलता है? तो देखिए, सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सोल्यूबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। सी वाटर में भी ओनली सोडियम क्लोराइड नहीं होता, इसके साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्स भी अर्थ क्रस्ट में फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, वो किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में ये नेचुरली मिलते हैं। At some places, minerals contain a very high percentage to a particular metal, and the metal can be profitable extract from it. This minerals are called the ores. क्या होता है कि जब एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म में होते हैं या नेचुरली फॉर्म में पाए जाते हैं तो उनको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं, और मिनरल्स को हम लोग साफ सुथरा करके यानी कि एक्सर्ट करके उसमें से प्योर मेटल को निकालते हैं। प्योर मेटल को एक्सर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस यानी कि वो कंपाउंड कहलाता है ओर्स। अब मेटल्स को हम लोग एक्सर्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि कौन सा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग किसी भी मिनरल्स में से ओर्स में से हम लोग प्योर मेटल को रिफाइन करते हैं? वैसे तो देखिए कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं बिना किसी ओर्स फॉर्म में, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है, ये सब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कॉपर एंड सिल्वर ऑल्सो फाउंड इन द कॉम्बिनेशन स्टेट एज देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड। और ये जो कॉपर है और सिल्वर है ये सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये टॉप सीरीज में पाए जाते हैं जिनको रिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मिडल में आता है जिंक, लेड, फेरस, लेड एंड एक्सेट्रा, ये सब मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। और लिस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि कई ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। अर्थ में भी ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब ऐसे मेटल्स कौन कौन से होते हैं जिनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। लो रिएक्टिविटी होते हैं, एक मीडियम रिएक्टिविटी होता है और एक हाई रिएक्टिविटी होता है। तो इस तरह से इनको हम लोग अलग करने के लिए एक टेबल पढ़ते हैं जिस टेबल्स में पूरा क्लियर करके दिया हुआ है कि किस टाइप के ओर्स को हम लोग कैसे कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल है, टेबल को ध्यान से देखिए आप। ये ओर्स का एक टेबल है। जैसे देखिए इसमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो है आपका हाईली रिएक्टिव, एक मिडिल रिएक्टिव और एक लो रिएक्टिविटी सीरीज। जो हाईली रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से मोल्ट करके मोल्टन प्रोसेस से प्योर मेटल को निकाला जाता है। मीडियम रिएक्टिविटी में 2 प्रोसेसिंग होती है, एक तो होता है कि ओर्स कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं और एक होता है कि ओर्स सल्फाइड प्रॉपर्टी में होते हैं। तो जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनको कैल्सिनेशन प्रोसेस से एक्सर्ट किया जाता है और जो सल्फाइड ओर होते हैं उनको रोस्टिंग प्रोसेस से एक्सर्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका लो रिएक्टिविटी में सल्फाइड टाइप के ही ओर्स होते हैं और इनको रोस्टिंग प्रोसेसिंग से ही अलग किया जाता है, यानी कि रिफाइन करके हम लोग मेटल निकालते हैं। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की भी क्या कंडीशन होती है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों ही प्रोसेसेस का मेन मकसद क्या होता है कि आपको मेटल को कैसे भी करके ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे ही मेटल ऑक्साइड फॉर्म में आ जाते हैं इनको किसी भी रिडक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन करवा दी जाती है, जैसे कि कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं जो रिडक्शन करवा के यानी कि ऑक्सीजन को ये खुद होल्ड कर लेते हैं और प्योर मेटल को एक्सर्ट कर देते हैं। इस तरह से इस प्रोसेस से हम लोग किसी भी मेटल को एक्सर्ट कर सकते हैं। इंक्रीमेंट ऑफ ओर्स देखिए, ओर्स माइन फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। अर्थ क्रस्ट में से निकल के आते ही और तो उनके अंदर लार्ज अमाउंट में सॉइल, सैंड वैसे इम्प्योरिटीज होती हैं। इन इम्प्योरिटीज को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल देते हैं, गैंग। और इस इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने की प्रोसेसिंग ही एक्सर्शन ऑफ मेटल कहलाती है। अब इस प्रोसेस में हम लोग कैसे इसको एक्सर्ट करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या होता है कि आप उसको पिकिंग करके हैंड पिकिंग से भी बाहर निकाल सकते हैं इम्प्योरिटीज को, या फिर आप इसको पानी से धो के बाहर निकाल सकते हैं या हवा से उसके डस्ट के पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि आप किसी केमिकल की रिएक्शन उसके साथ करवाते हैं और वो रिडक्टेंट पोजिशन में क्या करता है कि वो इम्प्योरिटीज को अपने अंदर एब्जॉर्व करके बाहर निकाल देता है। सबसे पहले हम लोग मेथड पढ़ते हैं कि जो लो रिएक्टिविटीज मेटल होते हैं उनको उनके ओर्स से बाहर कैसे निकाला जाए। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है मरकरी का, सिनेबार इसका एक ओर है। मरकरी का ओर का नाम है सिनेबार। क्वेश्चन आ सकता है कि मरकरी के ओर का नाम क्या है, सिनेबार।
व्हेन इट हीटेड इन एयर, जब इसको एयर के पोजीशन में गर्म किया जाता है तो ये मरकरी को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम लोगों ने जस्ट यही पढ़ा कि किसी भी मेटल को हमें एक्सर्ट करना हो तो इसकी मेन कंडीशन क्या है कि आपको उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अलग अलग प्रोसेस है, जैसे रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, कैसे भी करके आपको उसको ऑक्साइड बनाना है। और ऑक्साइड में रिड्यूस्ड एलिमेंट या कंपाउंड से वजह से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और प्योर मेटल हमें मिल जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू द मरकरी टू फर्दर द हीटिंग। अब यहाँ पे देखिए मरकरी सल्फाइड यानी कि ये सिनेबार ओर्स है और उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं यानी कि गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे मरकरी का ऑक्साइड बन रहा है और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो रही है। अब ये जो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया ये मेटल यानी कि मेटल का ऑक्साइड बन गया है, उसको फिर से गर्म किया जा रहा है इसी के मॉलिक्यूल के साथ में, तो मरकरी और उसके ऑक्सीजन रिमूव हो रहे हैं। जैसे देखिए अपने पास मरकरी सल्फाइड यानी कि इसका नाम क्या हम लोग बोल रहे हैं, सिनेबार। ये सिनेबार है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया जा रहा है यानी कि इसको हीट कर रहे हैं। और हीट करना ही, अभी हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, मरकरी के साथ में रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड। और फिर ये जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बैलेंस कैसे करेंगे, कैसे सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, आप यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इसके लगाते हैं तो मरकरी 2 मॉलिक्यूल्स हो जाता है। इस कंडीशन में आपको सल्फर भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, तो सल्फर को यहाँ पे बैलेंस करेंगे आप 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में, तो ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तो ये भी 6 ऑक्सीजन हो जाता है। इस तरह से एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाती है। अब क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस बन के निकल गया और मरकरी ऑक्साइड अपने पास में बच गया, लेकिन इस मरकरी ऑक्साइड से हमको केवल सेपरेट करना है मरकरी। तो वो कैसे सेपरेट करेंगे, इसी के 2 मॉलिक्यूल्स को यानी कि यही पूरा उठा के वापिस इसको गर्म कर रहे हैं। अब इस टाइम पे ऑक्सीजन इसके साथ में नहीं होगा, बस इसी को अकेला गर्म किया जाएगा। तो जैसे ही आप इसको गर्म करोगे ये क्या करेगा, 2Hg बन के बाहर निकल जाएगा और ये जो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे ऑक्सीजन गैस बन के यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस तरह से प्योर मरकरी आपको मिल जाता है। एक और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं कॉपर सल्फाइड का, Cu2S। कॉपर सल्फाइड को वैसे ही हीट किया जाएगा अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे हम लोग। हीट का साइन हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ट्रायंगल साइन को हम लोग हीट का साइन कह सकते हैं। तो क्या होगा, जनरली हमको क्या करना है, मेटल का कैसे भी करके ऑक्साइड बनाना है यानी कि कॉपर ऑक्साइड के साथ में कॉपर ऑक्साइड बनेगा Cu2O। Cu2O क्यों, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ऑक्सीजन का 2+ चार्ज होता है, 2- चार्ज होता है, वो इसके पास चला जाएगा और ये Cu2O यानी कि कॉपर का ऑक्साइड फॉर्मूला बन जाएगा। इसका नाम हम लोग लिख देंगे, कॉपर ऑक्साइड फॉर्मूला होता है। फिर ये सल्फर क्या है, अकेला तो जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इसके साथ में इन्वॉल्व होके क्या बन जाएगा, SO2। ये Cu2 कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ में इसको गर्म करेंगे तो ये बनेगा Cu2O और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो Cu2O को हम लोग बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। हम लोग कैसे भी करके किसी भी सल्फाइड और को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करके ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कैसे भी करके। अब जैसे ही ये कॉपर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग ये जो रिएक्शन है, ये जो एक्सर्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं, वो एक लीस्ट रिएक्टिव यानी कि लो रिएक्टिविटी सीरीज में आने वाले एलिमेंट है। तो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग किसी रिडक्शन एजेंट के साथ में न करवा के इसी के ओर्स के साथ में जब हम लोग करवा देते हैं तो क्या हो जाता है कि सल्फर वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना के बाहर निकल जाता है और प्योर कॉपर हमें मिल जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कॉपर अपना प्योर फॉर्म में हमें मिल जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं मिडल रिएक्टिविटी मेटल की, कि हम लोग इसको कैसे एक्सर्ट करेंगे, इसमें से प्योर मेटल को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मिडल रिएक्टिविटी के 2 प्रोसेसिंग होती है, एक तो आपका होता है रोस्टिंग और दूसरा होता है आपका कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन कैसे, कौन से प्रोसेस को हम लोग किस फॉर्म में कौन से ओर्स के साथ में रिएक्शन करवाएंगे या कौन से प्रोसेस को इंक्लूड करेंगे। तो रोस्टिंग किसे कहते हैं, जब हम किसी भी ओर्स को ऑक्सीजन के लार्ज अमाउंट में अगर हीट करते हैं, ऑक्सीजन के लार्ज अमाउंट में अगर उसको हीट करते हैं तो रोस्टिंग कहलाता है। और कैल्सिनेशन में क्या होता है कि किसी भी ओर्स को अगर हम लोग
ऑक्सीजन के लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन की अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो इसको हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। अब दोनों में एक और चीज कॉमन आएगी कि दोनों ही प्रोसेसिंग से पहले तो हमें ऑक्साइड बनाना है, कैसे भी करके दोनों प्रोसेसिंग से हमें मेटल का ऑक्साइड बनाना है, ठीक है। कैल्सिनेशन के जो ओर्स होते हैं वो कार्बोनेट फॉर्म के होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है वो कार्बोनेट फॉर्म में होंगे ओर्स, और रोस्टिंग के जो ओर्स होते हैं वो सल्फाइड फॉर्म में होंगे। अब यही रीजन एक आ जाता है कि सल्फाइड ओर्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ऑक्सीजन की लार्ज क्वांटिटी के साथ में इसको गर्म करेंगे तो वो ऑक्साइड हमें मिल जाएगा। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि कार्बोनेट फॉर्म के ओर्स होते हैं, तो कार्बोनेट में आप खुद ही देख रहे हैं कि ऑलरेडी इसके अंदर ऑक्सीजन इंक्लूड है, तो जैसे हम लोग ऑक्सीजन के लिमिटेड अमाउंट में अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये इजीली ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि किसी भी मेटल को एक्सर्ट करने का सिंपल सा मेथड होता है कि वो कैसे भी करके ऑक्साइड फॉर्म में आ जाए, कैसे भी करके ऑक्साइड बन जाए। तो दो प्रोसेसिंग थी रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन की, कि रोस्टिंग से भी ऑक्साइड बन जाए और कैल्सिनेशन से भी ऑक्साइड बन जाए, लेकिन दोनों में ओर्स डिफरेंस है। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट वाले ओर्स होते हैं और रोस्टिंग में सल्फाइड वाले होते हैं। सल्फाइड वाले में ऑक्सीजन है ही नहीं, इसीलिए ऑक्सीजन की लार्ज क्वांटिटी के साथ में इसको हीट किया जाता है, जबकि कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट के साथ ही इसको हीट कर देते हैं। अब एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि कैसे रोस्टिंग क्लियर होगी और कैसे कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रोस्टिंग से। रोस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें सल्फाइड वाले ओर्स होंगे, सल्फाइड होना चाहिए इम्प्योरिटीज में, सल्फाइड वाले ओर्स होंगे। अब एक एग्जांपल जिंक का ही ले लेते हैं, क्योंकि जिंक मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में आता है, तो इसी का हम लोग सल्फाइड लेते हैं, जिंक सल्फाइड से हमें जिंक को एक्सर्ट करना है, उसको बाहर निकालना है। तो प्रोसेसिंग आप कौन से प्रोसेस का यूज करेंगे? रोस्टिंग से। पहला अपना प्रोसेस क्या होता है, कैसे भी करके आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रोस्टिंग है, सल्फाइड है, ऑक्सीजन से कहीं लेना देना ही नहीं है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन के लार्ज अमाउंट के अंदर हम लोग इसको हीट कर देंगे। जैसे आप इसको हीट करते हैं, ऑक्सीजन Zn के पास में जाके ZnO बना देता है और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में ही बाहर निकलेगा। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के ले लिए, तो ये क्वांटिटी में 4 हो गए, तो 2 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था। अब यहाँ पे इसके आगे अगर 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो जाएंगे। जिंक इसके साथ में 2 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे जिंक लगाना पड़ेगा। तो जिंक के अगर आप 2 लगा देते हैं तो सल्फाइड भी 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सल्फाइड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो फिर ऑक्सीजन आपके पास कितने हो जाते हैं? 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 हो जाते हैं। तो इसके साथ ही आपको यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लगाने पड़ेंगे, जिससे ये बैलेंस हो जाती है। अब बात ये, तो फिर क्या हो गया कि जैसे ही Zn ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अब हमें चाहिए ये था कि कैसे भी करके कोई भी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई सी भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जैसे हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहा जाता है कि किसी भी ऑक्साइड वाले एलिमेंट या कंपाउंड के साथ में वो ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं, खुद उसके साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और उसको ऑक्सीजन से रिमूव कर देते हैं कंपाउंड को। तो सेम यहाँ पे कार्बन भी यही काम करेगा, ऑक्सीजन के साथ में इन्वॉल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा, और फिर ये जो Zn था 2Zn वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो ये प्रोसेसिंग होती है रोस्टिंग की, जिसमें सल्फाइड और उसकी इम्प्योरिटीज को हम लोग प्रोसेस से मतलब मेटल को निकालते हैं, एक्सर्ट करते हैं। अब हम लोग कैल्सिनेशन का भी समझ लेते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि उसमें इम्प्योरिटीज कैसी होती है? कार्बोनेट फॉर्म वाली। इसमें भी हम लोग जिंक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक कार्बोनेट का। जिंक कार्बोनेट में से हमको जिंक एक्सर्ट करना है, कार्बोनेट को फ्री करना है, सेम प्रोसेस। अब यहाँ पे कैल्सिनेशन में आप देख रहे हैं कार्बोनेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन का एटम मौजूद है, तो ये इजीली थोड़े से ही लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप इसको हीट करेंगे तो ये तुरंत ही ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो ZnCO3 Zn यानी कि जिंक कार्बोनेट को हम लोग लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे CO3 2 पार्ट्स में टूटेगा, CO2 में और O में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है वो Zn के साथ में ZnO बना लेगा। इस तरह से हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। अब जैसे ही Zn ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, हम इसके अंदर एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं कार्बन का फिर से वही काम है, ऑक्सीजन को लेके निकाल देगा कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में और Zn यहाँ पे प्योर मेटल के फॉर्म में मिल जाता है।
ये तो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के जो मेटल होते हैं उसमें हम लोगों ने रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन को ले लिया था। हाईली रिएक्टिव जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सर्ट करने के लिए कार्बन सफिशिएंट नहीं होता है, उसके लिए आपको सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं, जिससे हम लोग प्योर मेटल को एक्सर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे एल्यूमिनियम हेल्प कर रहा है मेटल को एक्सर्ट करने में, बाहर निकालने में रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में। जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड हमारे पास है, हम लोग इसमें से मैग्नीज को एक्सर्ट करेंगे तो इस प्रोसेसिंग में हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ में इंक्लूड होकर खुद ऑक्साइड फॉर्म में हो जाता है और मैग्नीज को प्योर फॉर्म में बाहर एक्सर्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है। एल्यूमिनियम के साथ में ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2O3, बिकॉज एल्यूमिनियम हैज +3 चार्जेस एंड ऑक्सीजन हैज अ -2 charges, which is transferred to each other multiplication and gives aluminium oxide Al2O3 and removes the manganese element in a pure form. For balancing we trying that, देखेंगे कि मैग्नीज यहाँ पे कितने हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे 1 थे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो अगर आप एल्यूमिनियम को बैलेंस करने जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप 2 लिखेंगे तो एल्यूमिनियम तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कैसे होगा, यहाँ पे तो इसका ओड नंबर है और यहाँ पे इसका इवन नंबर है। तो बैलेंसिंग का ये सबसे बेटर मेथड होता है कि जहां पे ओड नंबर हो वहां पे तो आप इवन नंबर लिख दो और जहां पे इवन नंबर हो वहां पे आप ओड नंबर लिख देते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन तो हो जाता है बैलेंस। ये ट्रिक है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की, जिसमें ओड और इवन दोनों तरह के डिजिट लिखे हुए हों। तो अब यहाँ पे मैग्नीज कितने हो जाते हैं आपके 3, तो यहाँ पे आपने 3 लिख दिया तो मैग्नीज तो हो गए बैलेंस। अब आता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे हो गए हैं 4 और जबकि यहाँ पे 2 ही है, तो आपको यहाँ पे 2 हटा के लिख देना है 4। इस तरह से ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाता है, जिसमें इस रिएक्शन से आपको ये पता चलता है कि एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड में से मैग्नीज को रिमूव कर देता है और खुद ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे की रिएक्शन पढ़ते हैं। एक रिएक्शन है आपकी थर्मिक रिएक्शन। इस थर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा के और ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं और प्योर आयरन को एक्सर्ट करते हैं। तो ये थर्मिक रिएक्शन कहलाती है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स वगैरह में ये जो पटरियां होती हैं जो रेल प्लेटफॉर्म पे, तो उनके अंदर अगर आयरन के बीच में क्रैकिंग वगैरह आ जाती है तो क्रैकिंग ठीक करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। इसे थर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो ये होता कैसे है, आयरन की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगी तो आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 बनता है, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है। आप इसमें एल्यूमिनियम डाल रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन को आयरन से Fe2O आयरन ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके आयरन को फ्री कर देगा और खुद बन जाएगा Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। बचा आयरन, आयरन यहाँ पे बाहर निकल जाता है। बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बैलेंस है। आयरन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, आयरन बैलेंस है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैंने आगे 2 लगा दिया। तो इस तरह से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को थर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। हाईली रिएक्टिव जितने भी मेटल होते हैं उनको एक्सर्ट करने की क्या, बस नॉर्मली ये मिड रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से प्योर नहीं हो सकते, उनको एक्सर्ट नहीं कर सकते प्योर फॉर्म में। तो हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी कंपाउंड है, मेटेलिक कंपाउंड जो भी है जिसमें से मेटल को हम लोग एक्सर्ट करने वाले हैं, उसका हमें बनाना पड़ता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके बाद में उसमें इलेक्ट्रोड्स डालते हैं। इलेक्ट्रोड भी वो होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो सके। तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन बना के उसमें वही इलेक्ट्रोड डाला जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती हो। तो जैसे यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन है, मान लीजिए NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन आपको इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस डालना है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो करेंगे। इसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड डाला, बैटरी से कनेक्ट किया, जैसे ही स्विच को हम लोग ऑन करते हैं एक तरफ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से करंट फ्लो होने लग जाता है। यानी कि चार्जेस दूसरे डायरेक्शन से जाते हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन से
रिलीज होता है जैसे ही फ्लो होता है। और इस तरह से जैसे करंट फ्लो होने लग जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, वो कुछ चार्जेस होल्ड करते हैं। उन इलेक्ट्रोडों के नाम हम लोग कैथोड और एनोड कहते हैं। ये प्रोसेसिंग कुछ इस तरह से होगी। NaCl का हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड डाला। इलेक्ट्रोड उससे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, ऐसी रोड। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेफाइट रोड भी ले सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, कॉपर रोड भी ले सकते हैं, कोई सा भी रोड जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही हो। तो ऐसे हम लोगों ने ग्रेफाइट रोड ले लिए। NaCl का सॉल्यूशन था एक्वस सॉल्यूशन। आपने एक इलेक्ट्रोड को वायर से कनेक्ट करके स्विच से कनेक्ट किया, स्विच को बैटरी से कनेक्ट किया। यहाँ पे कई सेल्स के कॉम्बिनेशंस को ही हम लोग बैटरी कहते हैं। बैटरी का जो लॉन्गर टर्मिनल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज का होता है और जो स्मॉलर टर्मिनल होता है वो नेगेटिवली चार्ज का होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से जो जुड़ा हुआ होता है इलेक्ट्रोड, उसको एनोड कहते हैं, जिसका चार्ज नेगेटिव चार्ज का होता है। और नेगेटिवली चार्ज से जो जुड़ा हुआ होता है इलेक्ट्रोड, उससे पॉजिटिवली चार्ज का होता है, जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं। यहाँ इस चार्ज के आने का प्रोसेस एक बार ध्यान से समझना आप, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। जैसे ही आपने वायर को यहाँ पे कनेक्ट किया है ना, तो ये नेगेटिव, जो छोटा टर्मिनल है वो नेगेटिवली चार्ज का है। यहाँ से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है वो भी नेगेटिवली चार्ज का होता है, यानी कि कैथोड नेगेटिव का हो पहले होता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होने से पहले। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने वाली है, ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज होल्ड कर लेता है और ये भी यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज का हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग, ये जो पॉजिटिव चार्ज का था वो नेगेटिवली चार्ज का हो जाता है। तो यानी कि एनोड पूरी तरह से है नेगेटिवली चार्ज का और कैथोड जो है वो आपका है पॉजिटिवली चार्ज का। एनोड पे हमेशा प्रोसेसिंग होती है ऑक्सीडेशन की और कैथोड पे प्रोसेसिंग होती है रिडक्शन की। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप इसमें रिएक्शन बताइए कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होल्ड हो रही है और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होल्ड हो रही है, तो हम लोगों ने भी क्या पढ़ा है कि कैथोड पे होता है रिडक्शन। और रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और ऑक्सीजन का रिमूव होना, या नेगेटिवली चार्ज के एलिमेंट का रिमूव होना कैथोड मतलब रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड, जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी तो ये दोनों टूटने लगेंगे। अब सोडियम प्लस चार्ज का हो जाएगा और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज का हो जाएगा। सोडियम के पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉनों को निकाला है, सोडियम ने निकाल दिया है। और क्लोरीन का नेगेटिवली चार्ज होल्ड करने का मतलब क्या है कि क्लोरीन ने सोडियम के निकाले गए इलेक्ट्रॉनों को खुद के ऊपर होल्ड किया है। इस तरह से ये जो पॉजिटिवली चार्ज का एलिमेंट है वो चला जाता है कैथोड पे और कैथोड पे इसकी रिएक्शन होती है, यानी कि ये जो आयंस में कन्वर्ट हुआ है, अगर क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको फिर से दे दे, जो इसने लिया है फिर से अगर दे दे, तो ये न्यूट्रल बन सकता है। इस तरह से सोडियम हमें प्योर फॉर्म में कैथोड पे मिल जाता है। ऐसे ही एनोड में क्लोरीन, जो कि क्लोराइड आयन के फॉर्म में था, माइनस चार्ज के फॉर्म में था, अगर उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, क्योंकि निकाला तभी तो इसने दिया, तो जैसे वो निकाल लेती है तो ये प्योर फॉर्म में अपनी आ जाती है, क्लोरीन गैस फॉर्म में हो जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 निकाल दिया। अब बात यहाँ पे आती है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि जिसने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है, ठीक है, क्योंकि कैथोड में, अब रिडक्शन में तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का निकलना जो हाइड्रोजन को जोड़ दे, इलेक्ट्रॉन को जोड़ दे, तो वो कहलाता है आपका कैथोड। और एनोड पे हो जाता है ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन को होल्ड करे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को होल्ड करे। तो यहाँ पे जो क्लोरीन था होल्ड इलेक्ट्रॉन को करा हुआ था, एनोड पे आते आते वो अपने इलेक्ट्रॉन जो उसने होल्ड किए थे वो उसको देने लग जाता है, दे के कैथोड को दे देता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर जो प्योर मेटल होता है, प्योर मेटल होता है, वो चला जाता है कैथोड पे चला जाता है, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो एनोड के नीचे जमा होने लग जाती है। इस प्रोसेसिंग को हम लोग एनोड मड भी कहते हैं। एनोड मड, इम्प्योरिटीज को एनोड मड भी कहते हैं। अब इस प्रोसेसिंग में ही देख लीजिए, ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसिंग है, जिसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से हम लोगों को कॉपर को निकालना है। एक और बात समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रोसेसिंग से क्या होता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स को हम लोग एक्सर्ट करते हैं, कॉपर को, निकल को, जिंक को और टिन को। इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं, एक्सर्ट कर सकते हैं। फिर ऐसी सिंपल सा हम लोगों ने इसमें इलेक्ट्रोड डाला हुआ है,
एक एनोड है और एक कैथोड है। एक कैथोड नेगेटिवली चार्ज का होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज का होता है। इनका कनेक्शन हम लोगों ने बैटरी से कर दिया है। जैसे स्विच को ऑन किया जाता है इस सॉल्यूशन में, जैसे करंट फ्लो होगा, कॉपर सल्फेट कॉपर प्लस में और सल्फेट माइनस में टूटने लग जाता है। कॉपर पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से वो कहाँ चला जाता है, कैथोड पे डिपॉजिट होने लग जाता है। और नेगेटिवली चार्ज ये जो सल्फेट है, जो कि हमारी इम्प्योरिटीज है, वो कहाँ जाने लग जाएगा, एनोड से। जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो एनोड से कॉपर हटते 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 कैथोड पे चला जाता है, जमा होने लग जाता है। और जो इम्प्योरिटीज है वो एनोड के नीचे जमा होने लग जाती है, ये इम्प्योरिटीज। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, एनोड मड कहा जाएगा। इस तरह से इस प्रोसेसिंग से हम लोग कॉपर को हम लोग एक्सर्ट कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरह की डेफिनेशन आती है। एक तो आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हमें एक कंपाउंड यानी कि एक आयोनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन चाहिए होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसमें हमें करंट फ्लो करवाना होता है। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जिस रोड का यूज किया जाता है कंडक्ट करने के लिए, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड। और ये पूरी प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब सारी रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ ली हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, उनको आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिल्वर आर्टिकल यानी कि कोरोजन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कई एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है, जो ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, इसी तो हम कोरोजन कहते हैं, जो किसी काम लायक नहीं रहते हैं। जैसे कि सिल्वर का ब्लैक हो जाना, ये भी ऑक्सीजन की वजह से ही हो रहा है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, सल्फर से रिएक्शन कर रहा है, हवा में जो सल्फर है सल्फर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो इसीलिए उसका कलर ब्लैक कलर का हो जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिल्वर ब्लैक कलर का हो रहा है, रीजन बताओ, और वो कौन से कंपाउंड का बन रहा है, सिल्वर सल्फाइड, ये बनने की वजह से वो ब्लैक कलर का हो रहा है। कॉपर भी क्या होता है कि मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में तो सारी गैसें इन्वॉल्व होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सारी गैसें इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर ये इनके साथ में रिएक्शन सिल्वर तो करेगा सल्फर के साथ में तो ब्लैक हो जाएगा, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो उसका जो सरफेस होगा वो शाइनी ब्राउन सरफेस का हो जाएगा और फिर वो ग्रीन कलर का, पहले तो वो ब्राउन कलर का था, फिर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा वो ग्रीन कलर की कोटिंग कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला बन जाता है कॉपर कार्बोनेट। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा कॉपर कार्बोनेट, इसकी वजह से वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। आयरन को आप मॉइस्ट एयर में रखते हैं लंबे समय से तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्राउन फ्लैकी ब्राउन कलर का हो जाएगा, जिसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। बचाने के लिए भी एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे यहाँ पे देखिए आयरन की नेल को 3 कैटेगरीज में रखा गया है। एक, जब आयरन को रख दिया है पानी के अंदर, तो पानी में भी रखेंगे तो क्या होगा, आयरन को 3 कैटेगरीज में रखा गया है। पहले आयरन को रखा है वाटर के अंदर और कॉर्क लगाया हुआ है रबड़ का। दूसरे में रखा हुआ है इसको डिस्टिल वाटर के अंदर, इसमें भी कॉर्क लगाया गया है लेकिन ऊपर उसने ऑयल भी लगा दिया है। और फिर इसको रखा गया है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस किसे कहते हैं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, सूखा एकदम ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड, एकदम ड्राई कैल्शियम क्लोराइड के अंदर इसको रखा गया है आयरन को, और रबड़ क्रोक से रखा गया है। तो बोल रहा है कि बताओ किसमें ज्यादा रस्टिंग पड़ेगी और किसमें नहीं रस्टिंग होगी। तो इस वाले में जिसमें केवल पानी में रखा गया है इसमें रस्टिंग हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि पानी में तो इसको रखा गया है लेकिन हवा से इसका कनेक्शन रोकने के लिए इसमें ऑयल लगा दिया है, तो हवा से इसका कनेक्शन नहीं, यानी कि ऑक्साइड की लेयर नहीं चढ़ पाएगी, तो इसमें रस्टिंग नहीं हो पाएगा। और ये एनहाइड्रस है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, वेपोराइज है, और हर जगह से इसको कॉर्क मतलब लगा के रखा हुआ है, जो बाहर की गैसों का इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इनपुट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगी कि आयरन में रस्टिंग नहीं होगी। तो इस तरह से 3 कंडीशंस आपके पास है जिसमें आयरन की रस्टिंग होती है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर रस्टिंग हो भी जाती है किसी एलिमेंट में या मेटल के ऊपर, तो इसको हम लोग बचाएं कैसे, प्रिवेंट कैसे करें, तो पेंटिंग से, ऑयल लगा के, ग्रीस लगा के इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन से, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ द प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम द रस्टिंग बाय द कोटिंग विद देम थिनर लेयर ऑफ द जिंक। जिंक की थिन लेयर की कोटिंग कर दी जाती है उस एलिमेंट में, आर्टिकल में, जिसको हम लोग सेफ रखना चाहते हैं कोरोजन से, तो उसके अंदर जिंक की लेयर चढ़ा दो आप, तो उस प्रोसेसिंग को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्रोम प्लांटिंग क्या होता है, जिसमें क्रोमियम की प्लांटिंग की जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसिंग से। जैसे आप न्यू बाइसिकल खरीद के लाते हैं या न्यू टैप खरीद के लाते हैं आप, पानी वाला नल खरीद के लाते हैं आप,
तो वो पहले कितना शाइन कर रहा होता है। तो शाइन क्यों करता है? क्योंकि उसके ऊपर क्रोमियम की प्लांटिंग की गई होती है, क्रोमियम की लेयर चढ़ाई हुई होती है, बिकॉज कि उसमें रस्टिंग ना हो पाए, उसमें कोरोजन ना हो पाए, इसीलिए उसकी प्लांटिंग की जाती है। अब यही जैसे जैसे ज्यादा यूज करने लग जाएंगे आप उस टैप का, उस बाइसिकल का, तो जैसे जैसे इसकी लेयर हटती चली जाती है, अब उस आयरन के आर्टिकल्स पे रस्टिंग होने लग जाता है। इसीलिए न्यू बाइसिकल्स या कोई भी न्यू टैप लेके आते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है ड्यू टू प्लांटिंग ऑफ द क्रोमियम मेटल। उसके बाद में आता है आपका एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग कर चढ़ा दी जाती है, मोटी लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है कि रस्टिंग से बच जाता है, कोई भी आर्टिकल है वो नहीं मतलब रस्टिंग उसके ऊपर नहीं हो पाती है। और लास्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन होता है एलॉय, यानी कि आपको जो एलिमेंट चाहिए, जैसे कि आयरन पे आप लोग जानते हैं कि बहुत जल्दी रस्टिंग लग जाता है, तो अगर प्योर आयरन ना हो, आयरन के साथ साथ आप उसके अंदर कुछ दूसरे एलिमेंट को मिक्स कर दें, चाहे से वो मेटल हो चाहे से नॉन मेटल हो, आप जैसे उसको मिक्स कर देते हैं उसके होमोजेनस मिक्सचर में, जैसे कि अगर सॉलिड फॉर्म आयरन का है तो सॉलिड फॉर्म में ही आप कोई दूसरा मेटल या नॉन मेटल डालते हैं, तो होमोजेनस मिक्सचर में 2 या 3 मेटल या नॉन मेटल के मिक्सचर से बनने वाले मेटल्स को या आर्टिकल्स को हम लोग एलॉय कहते हैं। जैसे कि आयरन पिलर है अपना दिल्ली में रखा हुआ है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो वो बहुत बड़ा है और आयरन का है, लेकिन वो प्योर आयरन का नहीं है, अभी तक उसमें रस्टिंग नहीं लगा है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्योर आयरन है ही नहीं, उसके अंदर हम लोग उसमें कॉपर के अंदर है, उसमें इतने सारे एलिमेंट है, कार्बन है, तो ये मिक्स मेटल है, तो इसीलिए इसको एलॉय कहा जाता है और इसकी वजह से ही इसके अंदर रस्टिंग नहीं होती। अगर प्योर आयरन होता तो कब की रस्टिंग लग चुकी होती। तो एलॉय भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा मेथड है रस्टिंग से बचाने का। अब एलॉय भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे आपके पास है यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन को आप मिला देते हैं तो वो मिक्स मेटल हो जाता है, यानी कि एलॉय बन जाता है। निकेल और क्रोमियम, अगर आप इन दोनों का मिक्सचर कर देते हैं, इन दोनों को मिक्स करके एलॉय बनाते हैं, तो वही स्टेनलेस स्टील बनता है, जिसमें कभी भी जंग नहीं लगती है, जल्दी से खराब नहीं होता है। ठीक है। होमोजेनस, अब एलॉय की डेफिनेशन क्या होती है? द सब्सटेंस एडेड मे बी द मेटल एंड नॉन मेटल, एंड एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट मेल्टिंग इन अ प्राइमरी मेटल। पहले प्राइमरी मेटल को मेल्ट करना पड़ता है, जैसे कि हमें आयरन के अंदर फीलिंग करनी है, मिक्स मेटल करना है, तो आयरन को पहले मेल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में जिस मेटल को आप चाहते हो, नॉन मेटल को आप चाहते हो, कार्बन, ग्रेफाइट, कॉपर, एल्यूमिनियम, XYZ कुछ भी, तो आप उसको मेल्ट फॉर्म में उसके साथ में मिक्सअप करेंगे। डिजॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए सेम क्वांटिटी के अंदर। इट इज द कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, और इसको जैसे ही हम लोग मेल्ट करेंगे फिर उसको ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे, तो वो एलॉय बन जाता है। फिर उसके साथ ही आता है आपका प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड किसे कहते हैं? 24 कैरेट गोल्ड को ही प्योर गोल्ड कहते हैं। बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, अर्थ में भी आराम से प्योर फॉर्म में मिल जाता है, जेली टाइप का रहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसके 24 कैरेट का हम लोग कोई सी भी ज्वेलरी नहीं बना पाते हैं। तो कितने कैरेट का ज्वेलरी बनता है? 22 कैरेट का ज्वेलरी बनता है। बाकी जो 2% होते हैं 24 होने में, ये 2% में या तो सिल्वर मिक्स कर दिया जाता है या कॉपर को मिक्स कर दिया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। ठीक है। ऐसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, मरकरी का एलॉय होता है अमलगम। उसके बाद एक और एग्जाम्पल आता है ब्रास। ब्रास भी एक एलॉय है जो किसका मिक्सचर है? कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज भी एक एलॉय का मिक्सचर है, जिसमें एलॉय है जिसमें कॉपर और टिन को एक साथ मिक्स किया जाता है। और फिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका सोल्डिंग, जो सोल्डिंग करने के लिए लिया जाता है, तो उसके अंदर ये भी एक एलॉय होता है जिसमें लेड और टिन इन एलिमेंट को मेल्ट किया हुआ होता है और फिर इससे सोल्डिंग की जाती है। इलेक्ट्रिकल वायर्स इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं, वेल्डिंग करने के ये काम में आता है। इस तरह से आपका ये 3rd चैप्टर फाइनली केमिस्ट्री का कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर इट।